क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे विशाल, सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? आप जरूर जानते होंगे। और आप ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया यह जानती है कि गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा है, जिसे 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था। और यह सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल की। जी हां, हमारे सरदार साहब की। और यह प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए 31 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 31 अक्टूबर सरदार पटेल का जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज एक बार फिर सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हम याद करेंगे भारत के लौह पुरुष, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार साहब को। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। पर यह प्रतिमा जितनी विशाल है, उससे कहीं ज्यादा विशाल व्यक्तित्व के धनी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल और भारत को एक करने में उनकी भूमिका को लेकर आज भी कुछ लोग कभी कभी अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पर आप यदि सरदार पटेल को, उनके विचारों को करीब से जानना समझना चाहते हैं तो प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर उनके कई भाषण आप सुन सकते हैं, उनसे जुड़ी कई फिल्में आप देख सकते हैं। सरदार पटेल के जीवन के कई अहम पहलू हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री और इस सबसे बढ़कर आजादी के बाद रियासतों में बिखरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले दूरदर्शी नेता। और यह काम उन्होंने जिस तरह साहस और सूझबूझ से किया, यही कारण है कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 की सुबह जब भारत आजादी के नए दौर में प्रवेश कर रहा था, तब तक 3 रजवाड़े जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। तब तक 560 से ज्यादा रजवाड़ों का भारत में विलय किया जा चुका था। जूनागढ़ रियासत के नवाब को मोहम्मद अली जिन्ना ने उकसाया था, लेकिन सरदार ने ऐसी रणनीति बनाई कि नवाब सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान भाग गए। वहीं हैदराबाद रियासत के निजाम कहा करते थे कि जब तक आसमान में चांद तारे रहेंगे, हैदराबाद तब तक आजाद रहेगा। लेकिन 18 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद रियासत का भी भारत में विलय करा दिया। जम्मू और कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में होने की वजह से वो एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया था, जिसमें दखल देने से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना किया था। एकीकरण के 1 साल तक चले इस अभियान में भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र की शक्ल मिली और हमें मिला एक लौह पुरुष। भौगोलिक और भावनात्मक तौर पर भारत को एक करने वाले हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम बारदोली की महिलाओं ने दिया था। सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। तो ये वो कारण है कि वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। पर उन्हें सरदार की उपाधि दी किसानों ने। दरअसल 1928 के बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल किसानों की आवाज बनकर उभरे और वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए। 1918 में भयानक बाढ़ आई और गुजरात के खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई।
लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। 1920 में चीजों की कीमतें गिर गई थीं, किसानों को घाटा हो रहा था, मगर सरकार और ज्यादा लगान वसूल करने पर तुली हुई थी। बारडोली के गरीब किसानों ने सरकार से लगान में छूट देने की प्रार्थना की, लेकिन सरकार के कान में जूं तक न रेंगी। उनकी फरियाद सुनी वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने किसानों से मुसीबतें झेलने के लिए तैयार होने को कहा और बारडोली सत्याग्रह का आयोजन किया। हजारों किसानों ने उनका साथ दिया। सत्याग्रह सफल हुआ। सरकार पुरानी दर पर लगान वसूली के लिए तैयार हो गई। उसने जांच का आदेश दिया। बारडोली सत्याग्रह के बाद वे सरदार कहलाने लगे। स्वाधीन भारत की पहली सरकार में सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था। एक आम इंसान की तरह इनके जीवन के कुछ लक्ष्य थे, कुछ सपने थे। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके वो बैरिस्टर बने और वकालत करने लगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी शुरू की और इस तरह रुचि ना होते हुए भी धीरे धीरे वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनते चले गए। वल्लभ भाई का जन्म हुआ था 1875 में। उन्होंने करमसद की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। नडियाद में पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना भविष्य बनाने के लिए कठोर परिश्रम किया। पुस्तकें मांग मांग कर अध्ययन किया और वकील बने। पिताजी ने गोधरा में वकीलात शुरू की। 2 साल उनकी में सुपुत्री बोरसद मणिबेन ने कहा, पिताजी ने पूरी तैयारी भिलाई जाने की बैरिस्टर होने के लिए। ताऊ जी ने कहा कि पहले मुझे जाने दीजिए, बाद में मैं जा नहीं सकूंगा। पिताजी मान गए और उनका वहाँ का सारा खर्चा का बोझ आपने उठा लिया। कोर्ट में एक केस चला रहे थे जिसमें फांसी की सजा होने का संभव था। तब माता के देहांत का तार आया। जब वे हत्या के एक मामले में पैरवी कर रहे थे, तब उन्हें अपनी पत्नी के देहांत का तार मिला। वे तार को जेब में रखकर पैरवी करते रहे। उन्होंने कहा कि एक की जिंदगी तो गई, दूसरे की तो बचा लें, और उनका मुवक्किल साफ बच गया। जब उनके भाई इंग्लैंड से लौटे तो वल्लभ भाई के जाने की बारी आई। वे लंदन गए। तब दक्षिण अफ्रीका में श्री मोहनदास करमचंद गांधी इस उधेड़ बुन में थे कि मानव अस्तित्व का नैतिक आधार क्या होना चाहिए। वल्लभ भाई 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू की। तब भारतीय नेताओं की सरगर्मियों से उनका कोई वास्ता न था। तब आए गांधी जी। उन्नीस 1915 में गांधी जी ने गुजरात क्लब में भाषण दिया। बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल उस समय क्लब में ताश खेल रहे थे। उन्होंने गांधी जी की आदर्शवादी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया और खेल जारी रखा। लेकिन तब एक विचित्र घटना घटी। 1918 में भयानक बाढ़ आई
और गुजरात की खेड़ा जिले की 75% फसल चौपट हो गई। लेकिन सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई। गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ने का फैसला किया। तब वल्लभ भाई को एहसास हुआ कि गांधी जी वास्तव में कर्मठ पुरुष हैं। वे सत्याग्रह आंदोलन में जूझ पड़े और उन्होंने वकालत छोड़ दी। गांधी जी ने कहा था, अगर वल्लभ भाई साथ न देते तो सत्याग्रह सफल न होता। 1919 में ब्रिटेन ने बदनाम रॉलेट एक्ट जारी किया। इसके अंतर्गत किसी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। गांधी जी ने इस काले कानून का विरोध करने की आवाज उठाई। सरदार यानी नेतृत्व करने का गुण तो वल्लभ भाई पटेल में जन्मजात ही था। साथ ही संघर्षों में तपकर उनका मनोबल लोहे की तरह दृढ़ हो गया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार पटेल दूरदर्शी थे। उनकी सोच इतनी परिपक्व थी कि वह पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। चीन की चालबाजियां आज पूरी दुनिया देख रही है, पर सरदार पटेल ने 1948 में ही चीन की नीयत को भांप लिया था। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन को लेकर सतर्क किया, अपनी दूरदृष्टि से चीन से सावधान रहने की बात कही। सरदार पटेल का व्यक्तित्व बर्फ से ढके एक ज्वालामुखी के समान था। भारत को एकजुट करने में उनके इसी व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का योगदान था। सरदार पटेल एक कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले पंडित नेहरू को भेजी गई एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि हमें आने वाले समय में चीन से सामना करना होगा, जो कि सच साबित हुआ। इक्कीसवीं सदी के आज के दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक की समस्याओं से लड़ने में है। भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सरदार पटेल का नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। देश के महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, काम करने में तो मजा तभी आता है जब उसमें मुसीबत होती हैं, चुनौतियां होती हैं। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम होता है। कायर तो मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं हैं। हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। सरदार पटेल ने ऐसी बहुत सी बातें कही थी। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के सम्मान की पुरजोर वकालत भी की। महिलाओं के साथ हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल ने खुलकर आवाज बुलंद की। हमारा कर्तव्य है कि सभ्यता के विरुद्ध ऐसे आचरण का हम दृढ़ता पूर्वक दमन करें। जब मैं इन माताओं और बहनों की दुर्दशा और उनके कष्टों का ख्याल करता हूँ तो मेरा हृदय शोक और पीड़ा से भर जाता है। अच्छे घराने की पढ़ी लिखी स्त्रियां, जिनका जीवन खुशहाली के गोद में पला था, जो शांति से अपने परिवारों के साथ अपना सुरक्षित जीवन व्यतीत करती थी। बहुत सी स्त्रियां गरीब घरों की आभूषण थी, जो आज उजाड़ और बर्बाद पड़े हैं। उन्हें सबको दुराचारियों के हाथों से अपने घरों से जबरदस्ती दूर कर ऐसी हालत में डाल दिया है जो मानवता के नाम पर कलंक है। यदि हमें मानवता को फिर से उसके पुराने स्थान पर प्रतिष्ठित करना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम इन अभागी औरतों को उनकी वर्तमान पतित दशा से निकालें और उनको उनकी पुरानी परिस्थिति में वापस पहुंचा दें। यदि हम ऐसा न कर पाए तो मानव इतिहास में हमारा कोई भी स्थान न होगा और आने वाली पीढ़ियां हमें जानवरों से भी गया बीता समझेगी। इस सत्कार्य में जो लोग हर प्रकार की मुसीबतों का झेल कर और विघ्न बाधाओं के चिंता न करते हुए लगे हुए हैं,
उन्होंने देश और मनुष्य जाति की प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यह ठीक है कि यह प्रशंसा इतनी महान है कि जो कुछ अब तक हो पाया है वो तुच्छ मालूम पड़ता है, किंतु इस थोड़े से नतीजे को हासिल करने में हमें कितनी मेहनत और जी तोड़कर काम करना पड़ा है, अगर हम इसका विचार करें तो हमें अनुमान हो सकता है कि यदि मानवता के खंडेरों से हमें ये आभूषण बचाने हैं तो अभी कितना काम और करना होगा। यह स्पष्ट है कि ऐसे महान कार्यों का सफलता से पूरा करने के लिए हमें जनता और सरकार का सहयोग जरूरी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता और सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि इस शुभ काम में पूरी सहायता दे। ऐसा न करना न केवल उन आश्वासनों के खिलाफ होगा जो दोनों सरकार ने एक दूसरे को दिए हैं, बल्कि समाज और सभ्यता के सब सिद्धांतों के प्रतिकूल भी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क में शांति, देश प्रेम, राष्ट्र धर्म को प्रथम समझने पर हमेशा से जोर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमारा प्रथम कर्तव्य है हिंदुस्तान की हिफाजत करना, सबको साथ लेकर चलना, देश में खुशहाली हो, इस पर उन्होंने विशेष जोर दिया। देश के नौजवानों को सरदार पटेल ने हमेशा आगे आकर अपनी ऊर्जा के साथ देश के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अनुभव करे कि देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। एक विकासवान भारत की तस्वीर उनकी आंखों में स्पष्ट थी। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को तो उसकी अच्छी तरह से शोभे, जीते, इस तरह से बनाना तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी उसी प्रकार की खुशहाली हो, इस प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। मेरी उम्मीद है कि अब मुल्क में कोई ईर्ष्या का, जहर का, कोई इसी प्रकार की भावना और इसी प्रकार की आबोहवा नहीं रहेगी और सब मोहब्बत करके प्रेम से मिलजुल के अपना काम करेंगे तो फिर वो वायुमंडल ऐसा होगा कि जिसमें हमें मुल्क को उठाने के लिए बहुत मौका मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। 1948 में आजाद भारत की पहली सरकार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने रेडियो के माध्यम से जनता को संबोधित किया और उस वक्त देश की जो स्थिति थी उससे देशवासियों को अवगत कराया। उनके कठोर व्यक्तित्व में संगठन कुशलता और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट निष्ठा थी। आइए 1948 में उनका जो भाषण था उसको सुनते हैं प्रसार भारती आर्काइव्स पर, जो आज भी मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए इतनी देने में झिझकते हैं और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाते हैं जिसके वजह से आजादी पर तराप होती है। हमें कबूल करना पड़ता है कि ये बात कई दर्जे तक सही है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आजादी जिसने दिलवाई, इनका खून करने में भी हमारे मुल्क में ऐसे आदमी पड़े हैं कि जिसको संकोच नहीं हुआ, शर्म नहीं हुई। वैसे लोगों के लिए या तो परदेशी संस्कृति इधर लाने के लिए, आर्थिक परदेशी संस्कृति लाने के लिए, राजकीय संस्कृति लाने के लिए, या वहां का प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर इधर जबरदस्ती ठोकने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, उसको हम ठीक न रखे और उसकी संभाल न रखे तो जो चाइना की हालत हुई, जो बर्मा की हालत हो रही है, जो और आसपास ईस्ट एशिया में हालत हो रही है, वो हमारे मुल्क की हो
वो न होना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए पहला हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान की स्थिरता संभालना, और उसमें हम गलती करें तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार, और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम। वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए यदि मजबूत फौज रखनी हो तो उसके लिए जितना आर्थिक बंदोबस्त करना चाहिए, जितनी इंडस्ट्री चाहिए, जितना उद्योग चाहिए, ये सब चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो हमें मुल्क में हर आदमी का साथ चाहिए। तो मैं इस मौके पर हिंदुस्तान की जनता को हृदय से अपील करता हूं कि आपको भारत की सरकार को जितना साथ देने की ताकत हो वो सब दिल से देना। सोमनाथ मंदिर का इतिहास कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, पर बिना सरदार पटेल का उल्लेख किए सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी अधूरा है, क्योंकि सरदार पटेल के ऐतिहासिक कार्यों में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी काफी अहम माना जाता है। साल 2001 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी ने सरकार से आग्रह किया कि सोमनाथ मंदिर की स्वर्ण जयंती का समारोह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन ही मनाया जाए, और यही हुआ भी। उस दिन लालकृष्ण आडवाणी ने इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के अवसर पर हम ये स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे। आज हम सब के लिए बहुत आनंद की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। सोमनाथ का इतिहास वह कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जब आजादी आई तो आजादी के साथ साथ विभाजन भी आया, देश के दो टुकड़े हुए। लेकिन इतिहास का विश्लेषण करने वाले इस बात को जानते हैं कि अंग्रेज की कुटिल नीति ने भारत को केवल दो हिस्सों में नहीं बांटा। उनकी चतुराई ने, उनकी कुटिलता ने भारत के विघटन के बीज बोए। केवल विभाजन नहीं हुआ। हिंदुस्तान के 530 के करीब रजवाड़े थे। उन सब रजवाड़ों को अंग्रेज शासक ने कहा कि हमारे इंडिपेंडेंस एक्ट के अधीन जितने हिस्से जहां पर मुस्लिम बहुमत है वह पाकिस्तान हो गया, जहां हिंदू बहुमत है वह भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया। लेकिन ये जो 530 रजवाड़े हैं उनको हम स्वतंत्रता वापस देते हैं, उनकी सॉवरेनिटी वापस देते हैं, सार्वभौमिकता उनको वापस देते हैं। वे चाहें तो भारत के साथ जाए, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाए, और वे चाहें तो स्वतंत्र रहे, किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं। अर्थात कि हिंदुस्तान का केवल विभाजन उन्होंने नहीं किया, लेकिन हिंदुस्तान के विघटन के बीज बोए। यह तो देश का सौभाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता हमको प्राप्त हुए कि जिन्होंने इस कल्पना को सर्वथा निरस्त करके दिखाया। सरदार पटेल की ईमानदारी ऐसी कि उनके निधन के बाद बहुत खोजबीन किए जाने पर भी उनकी निजी संपत्ति के नाम से कुछ नहीं मिला, लेकिन उनके प्रति देश की श्रद्धा और सम्मान का खजाना उतना ही समृद्धशाली था। यह उनकी महानता का प्रमाण है। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।